शार मतलब होता है उपदेश, नाथ मतलब भगवान। तो बाद में जो है इसका नाम चेंज हुआ था, सारनाथ। सबसे पहले तुम्हारी वीडियो छुड़ाऊंगी मैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। और आज के हमारे वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं अयोध्या से बनारस तक। लेकिन बनारस पहुंचने से पहले हम आपको दिखाएंगे अयोध्या की कुछ महत्वपूर्ण जगहें, और उन जगहों को देखने के बाद हम चलेंगे सारनाथ, और सारनाथ देखने के बाद हम पहुंचेंगे बनारस। तो चलिए शुरू करते हैं। सवारी सूर्यकुंड आ गई है, टिकट लगती है, देखते हैं कितने की टिकट है अंदर की। कितने की टिकट है भैया? 10 रुपए टिकट। 2 टिकट दे दो मालिक। गाड़ी की 40 रुपए है। अच्छा। सूर्यकुंड वो स्थान है जब राज्याभिषेक हुआ था राम जी का, तो राज्याभिषेक के दौरान सारे देवी देवता पृथ्वी पर आए थे। उस समय सूर्य देवता भी सशरीर आए थे। ओके। तो उनका जो रथ रुका था उसी कुंड की जगह पे रुका था। वहाँ सरोवर बन गया था और एक सूर्य देवता का मंदिर भी है। ऊर्जावान स्थान है। अच्छा। एनर्जी से पूरा परिपूर्ण है। और वहाँ इस समय डेवलप कर दिया है। डेली शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक लाइट एंड साउंड शो होगा। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का समाधि स्थल। चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। दशरथ जी की मृत्यु हुई तो भरत जी थे अपने ननिहाल में, तो भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आए, सूचना हुई, परेशान हुए, मृत्यु हुई। तो ये हुआ कि अब पिताजी का दाह संस्कार होना है। कहाँ होना है? तो ये हुआ कि आप खोजिए जो सबसे शुद्ध स्थान हो पूरी अयोध्या में, जहाँ किसी का दाह संस्कार ना हो, वहाँ करेंगे पिताजी का दाह संस्कार। तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर, तो वहाँ पे स्पॉट लोगों ने देखा। वो शुद्ध स्थान था, लेकिन चूंकि सनातन धर्म में 4 खूंटे चिता में गड़ती हैं। 4 खूंटे आप लोगों ने जाना हो, तो 3 खूंटे का स्थान वहाँ शुद्ध था। अच्छा। 1 खूंटे का स्थान शुद्ध नहीं था, तो वहाँ भरत जी ने अपना अंगूठा लगाया। खूंटे की जगह पे भरत जी ने अपना अंगूठा लगाया, वहाँ दाह संस्कार हुआ। वो भी स्पॉट आज की डेट में राजा दशरथ समाधि, चक्रवर्ती राजा दशरथ समाधि के रूप में जानी जाती है। तो भरत जी चित्रकूट तक गए नंगे पैर। राम जी को वापस लाने। तो राम जी ने कहा नहीं भाई, हम वापस तो नहीं जाएंगे, आप ये खड़ाऊँ ले जाओ हमारे, और उस खड़ाऊँ से जो है आप राजपाट संभालो। ठीक है। तो ये ऐसी बातें हुई। तो वो खड़ाऊ लेकर वापस आए, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि हमारे बड़े भाई जमीन पर लेटते हैं और वनवासी के रूप में रह रहे हैं, तो हम भी अयोध्या का राजपाट वनवासी के रूप में ही और जंगल में ही रहकर, और जमीन जिस लेवल पे वो चटाई बिछा के सोते हैं उस लेवल से डाउन लेवल पर हम सोएंगे, और वहीं से राजपाट संभालेंगे, खड़ा हो उनकी राजगद्दी पे। तो वो नंदीग्राम भरतकुंड नामक स्थान है। अच्छा, वहाँ की एक कहानी और है। जब वहाँ पे लंका में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी गए थे सजीवन बूटी लाने, पूरा पहाड़ लेकर आ रहे थे। तो ऊपर से जब जा रहे थे अयोध्या के, तो भरत जी को लगा छाया कोई राक्षस है। तो भरत जी ने एक तिनका उठाया, मतलब इतने शक्तिशाली थे, सोचिए हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक तिनका उठाया, इसे फेंक के मार दिया, और हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर नीचे, पहाड़ गिरा। यहाँ से बगल में फैजाबाद है, एक जगह बता रहे थे, तो वहाँ पहाड़गंज नाम का एरिया है, वहाँ पे पहाड़ गिरा। सॉरी, हनुमान जी जाके गिरे वहाँ भरतकुंड पे। अच्छा। फिर वहाँ उन्होंने राम का उद्बोधन किया। तो उनको लगा कि हमारा कोई अपना ही है जो जिसको मैंने घायल कर दिया। फिर परिचय हुआ, तो फिर दोनों लोगों ने गले मिले, और वहाँ पे फिर उसके बाद फिर वापस जो है भरत जी ने उनसे कहा आप पहाड़ उठाओ, मैं तीर मारता हूँ। तो तीर से भरत जी ने यहाँ से मारा और लंका जाके सीधे गिरे। मतलब तीर पे उस पहाड़ सहित बैठाया हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी घायल हो चुके थे, उनको उड़ने की शक्ति नहीं थी, तो तीर से यहाँ से मार दिया और वहाँ जाके पहुँच गए। अच्छा, यूट्यूब चैनल होता है वो आपका ना? चैनल आ जाएगा, अभी बताते हैं तुम्हारे को। पहले यहाँ के बारे में थोड़ा बताओ, कहाँ हैं हम? आप भरतकुंड पे हो। भरतकुंड पर है, क्या महत्व है इसका? अब तुम यहीं के हो। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि यहाँ भरत जी 14 साल जो है खड़ाऊँ रखकर उन्होंने जब भगवान श्री राम गए थे वहाँ वनवास में, उसके बाद में वो यहाँ 14 साल रहकर उन्होंने पूरे अयोध्या की देखरेख करी थी। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पिंडदान करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो पूरे मतलब जो गया बनारस चारों धाम की यात्रा करके यहाँ आते हैं। उसके बाद में जब यहाँ पिंडदान करते हैं, जब भी हमारे पूर्वजों को जो है शांति मिलती है, और बहुत अच्छा उनका जो है, जैसे हम घर में श्राद्ध करते हैं
और पिताजी हमारे यहाँ जो है कोई घर में बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं तो उनका जो पिंडदान होता है हम यहाँ करते हैं, जब भी उनको वहाँ प्राप्त होता है। जी ओके, धन्यवाद। आपका नाम क्या है प्रभु? शिवा गुप्ता। शिवा गुप्ता, यहीं रहते हैं आप? जी, मैं रहता हूँ नोएडा में, पर अभी मेरा घर यहीं है, मैं आया हूँ। नोएडा में कहाँ रहते हैं आप? मैं नोएडा सेक्टर 110 में। अच्छा जी। अब हमारी यात्रा ये बनारस की तरफ निकल चुकी है। अयोध्या से सुबह निकले थे और सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए हम बनारस की तरफ जा रहे हैं। लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है अयोध्या से बनारस का, जो लगभग 5 साढ़े 5 घंटे में कवर होगा। अभी प्लान ये है कि हम निकलेंगे सुल्तानपुर से होते हुए जौनपुर होते हुए सीधे सारनाथ। तो सारनाथ पहले कवर करते हैं, उसके बाद बनारस में एंट्री करेंगे और फिर अगले 1-2 दिन बनारस में घूमेंगे फिरेंगे और बनारस के बाद नीचे सोनभद्र की तरफ चले जाएंगे। फ़िलहाल बनारस की तरफ एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, आपको कराते हैं। 4 घंटे हो गए हैं चले हुए अयोध्या से और बनारस का बाईपास लेकर हम आ गए सारनाथ के लिए। हाईवे से कट लिया है, अभी एक 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाना है। सारनाथ में पतली सी रोड है फिलहाल, ज़्यादा ही पतली है। ज़्यादा ही पतली है, दिखाओ। सारनाथ, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बौद्ध भगवान को इनलाइटनमेंट होने के बाद जो उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। यहाँ पर एक स्तूप भी है जो बहुत फेमस है सारनाथ के स्तूप के नाम से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, बने रहिए। थोड़ी देर में सारनाथ आपके सामने होगा। छुट्टियों का पूरा असर सारनाथ पे दिख रहा है भाई, अच्छा खासा रश है, आप एक बार देखिए। बौद्ध धर्म इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि इसमें राजा महाराजा सम्राट लोग जुड़े, और सबसे ज़्यादा जो है कि अगर ये बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रगति किया है तो सम्राट अशोक की वजह से। ये स्तूप जो है आपका, यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। पहले इसका नाम जो धर्म चक्र स्तूप था, बाद में इसका नाम धम्मिक स्तूप पड़ा। ये जो देशों विदेशों में बौद्ध प्रचार हुआ था वो सब यहीं से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसको बनाया गया है। बनाने वाले इसको सम्राट अशोक है। 2300 साल पुराना है ये। 2300 साल पुराना। 2300 साल पुराना। इसके अंदर क्या रखा है? इसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई है। अच्छा, भगवान बुद्ध की। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं। तो जैसे फर्स्ट आपका हो गया सांची का स्तूप जो एमपी में पड़ता है, सबसे बड़े में वो है। सेकंड नंबर पे आता है आपका बौद्ध स्तूप, धम्मिक स्तूप बोलते हैं इसको। थर्ड नंबर पे आता है आपका एक है राजगीर में विश्व शांति स्तूप, और एक नालंदा में है। अच्छा, 4 स्तूप जो है मेन बड़े बड़े हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्तूप उन्होंने बनवाए हुए हैं और बहुत सारे उनके शिलालेख स्तंभ लेख मिल जाएंगे। ये कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाया था उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे वो। इसमें कोई खिड़की दरवाज़ा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल सॉलिड बना हुआ है। इसे वो चाहते थे कि जहाँ भगवान बुद्ध ने बैठ के उपदेश दिया हुआ है, पवित्र जगह कोई अपवित्र न करे, वहाँ पर कोई पैर न रखे, इसलिए इस चीज़ को सॉलिड बनाया गया है कि इसकी आप बस परिक्रमा करने जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अंदर कोई रास्ता, कोई खिड़की दरवाज़ा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये कह सकते हैं कि आप एक तरह से इसको एक उपदेश का स्तूप तो है ही, एक तरह से प्राचीन चिन्ह कह सकते हैं। बस ये चिन्ह है कि भगवान बुद्ध ने निशानी की यहीं पे उन्होंने बैठ के उपदेश दिया था। जो धर्म चक्र चला था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। सारनाथ का मेन टेम्पल यही है। अच्छा, सारनाथ का जो प्राचीन नाम है वो है ऋषिपत्तन मृगदायवन। पहले ऋषि मुनि लोग यहाँ तपस्या किया करते थे। हिरण वगैरह आज भी आपको मिल जाएंगे। ये उपदेश देने के बाद, ये भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को, उसके बाद ये जो है कि नाम इसका चेंज होकर के सारनाथ पड़ा। सार मतलब होता है उपदेश, नाथ मतलब भगवान। तो बाद में जो है इसका नाम चेंज हुआ था सारनाथ। लाके लगाया गया। यहाँ 3rd ब्रांच लाके लगाई गई। फर्स्ट आपका हो गया बौद्ध गया, सेकंड हो गया श्रीलंका, थर्ड हो गया सारनाथ। इसके अलावा कोई नहीं, अभी इसके अलावा तो 3 ही बौद्ध वृक्ष अभी तक लगे हुए हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं सामने जो है स्टैचू दिख रहा है 5 शिष्यों को बैठ के जो उन्होंने उपदेश दिया हुआ है। उपदेश उन्होंने स्तूप के पास दिया था, वहाँ जहाँ ले गए थे आप। यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया जो कि बर्मा वालों ने बनाया हुआ है। इसको बनाया गया कि वो मतलब कल्पना की है कि ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जो बैठ करके अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। उनके शिष्य हैं कौंडिया, बद्दिया, वप्पा, अश्वजीता और महानामा।
जो उनके 5 शिष्य तो उनके बहुत रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्पीच उन्होंने दिया था उनका नाम 5 शिष्य का, वो चित्र दिखाया गया है। तो 70 पीस रहते हैं, अगर कुछ घुमाता है तो अधूरा नहीं छोड़ते, मतलब उनको आप पूरा करते रहिए। जैसे होता है ना हम लोगों में कोई काम अधूरा ना हो, अब शगुन टाइप का वैसे शुरू किया है तो हाँ पूरा कंप्लीट करना होता है। ये सामने देखेंगे घंटा बना हुआ है, ये अष्ट धातु का घंटा है, 2010 किलो वजन का है। इसको एक जर्मन लेडी ने जो है श्रीलंका वालों को डोनेट किया था कि आप लोग पूजा पाठ करिएगा इसको, दिन में इसको 2 टाइम बजाते हैं। चार इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बौद्ध धर्म में। फर्स्ट हो गया लुम्बिनी नेपाल, सेकंड हो गया आपका बोध गया जहाँ उनको ज्ञान मिला था, थर्ड हो गया आपका सारनाथ जहाँ से उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला। चौथा प्लेस होता है कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। कुशीनगर वो अपने उत्तर प्रदेश के लास्ट बॉर्डर पड़ता है, गोरखपुर के पास। फ़िलहाल हम आ गए हैं सारनाथ की मुख्य जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो एक्सकेवेशन हुआ है उस जगह पर, और जहाँ पर रखा हुआ है पिलर। अभी आपने म्यूज़ियम देखा, म्यूज़ियम के अंदर अशोक पिलर जो है उसका जो एम्बलम है इंडिया का, उसका हिस्सा था ऊपर वाला, और जो उसका निचला हिस्सा है वो इस जगह पर रखा हुआ है। म्यूज़ियम के ज़रा सा ही पास में है ये जगह। तो यहाँ पर आप सारनाथ आते हैं तो आप यहाँ पर एक दिगंबर जैन मंदिर है, एक बुद्धिस्ट मंदिर है, और श्रीलंकन सोसाइटी के कुछ मंदिर हैं, और जो म्यूज़ियम है सारनाथ का वो देख सकते हैं, और जो सारनाथ का स्तूपा है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल मेन साइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये है मेन आर्कियोलॉजिकल साइट। ये सब यहाँ पर खनन में माइनिंग के टाइम पर ही निकला है, सॉरी एक्सकेवेशन के टाइम पर। ये है अशोकास पिलर। अशोकास पिलर ये सारी अलग अलग मोनेस्ट्रीज हैं, स्तूपास हैं। ईंट का साइज अगर देखो तो 1.5 बिलांद की ईंट है, 1 बिलांद चौड़ाई है, एक से ज्यादा की चौड़ाई। कितनी चौड़ी चौड़ी ईंटें लगाई हुई हैं, और साइज अलग अलग, बाहर की तरफ चौड़ी चौड़ी है, और उनको देखो कितनी तरीके से वो भी किया गया, कितनी सॉफ्ट है वो, कितनी प्लेन है, देखो हाँ बिल्कुल भी खुरदड़ी नहीं है। तो ऐसा तो आपने मेरी वीडियो में कई बार सुना होगा कहते हुए कि ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है और अब मैं इसको देखने आया हूँ। सारनाथ का स्तूप आप लोगों ने भी अपने टाइम पर बुक्स में पढ़ा होगा, SST में, हिस्ट्री में, और मैं भी इसको आज के टाइम में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब तक सिर्फ बुक्स में देखा था NCERT की, आज पहली बार है, मतलब मौका लगा है बनारस आने के बाद सारनाथ का स्तूप देखने के लिए। और मेरी उम्मीद से ये बहुत बड़ा है। बुक में हमें ये मतलब इसका डायमेंशन समझ में नहीं आता था कि कितना छोटा कितना बड़ा होगा, लेकिन हकीकत में ये बहुत ऊंचा है, 90 मीटर ये चौड़ा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस है इसको देखना, इतने साल बच्चों को पढ़ाना और उसको आज यहाँ देखना इज़ लाइक अमेजिंग। अशोक स्तंभ भी देखने को मिला, अशोका पिलर देखने को मिला, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम, वो देखने को मिला जो आपने देखा।
तो मतलब पर्सनली बनारस आना तो है, ज्योतिर्लिंग भी देखना है, बट यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। जो बच्चों को पढ़ाया है वो आज देखने को मिला है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ आपको इसके और नज़ारे दिखाता हूँ। और ये उस समय का है जब यहाँ से निकला था। तो दोस्तों इसी के साथ अयोध्या से सारनाथ तक का जो हमारा ट्रिप था पापा इधर, वो होता है ख़त्म। अब हम यहाँ से जाएंगे बनारस। आज होटल में स्टे करेंगे, कुछ खाते पीते हैं और पहुँचते हैं बनारस। आपसे मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रैवलर्स। कुछ जानकारी चाहिए हो, कुछ रह गया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। बाय बाय।